हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है गुणनखंड विधि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड विधि के बारे में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट को गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल करना यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को उन स्टूडेंटों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों गुणनखंड विधि क्या है और गुणनखंड विधि की क्वेश्चन जो है किस तरीके से हल करने चाहिए, ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको गुणनखंड विधि की कुछ बेसिक बातें को पता होना चाहिए। यदि दोस्तों आपको गुणनखंड विधि की जो बेसिक बातें हैं, यदि आपको उन बेसिक बातों का ज्ञान नहीं है, उन बेसिक बातों का पता नहीं है, तो दोस्तों आप गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो यदि दोस्तों आप गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हल करना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के जो बेसिक बातें हैं उन बातों को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक बातें नहीं जानेंगे तब तक आप गुणनखंड विधि के क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए, गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हल करने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो चर राशि और दूसरा है अचर राशि। दोस्तों आपको इन दो राशियों के बारे में पता होना चाहिए कि चर राशि किन्हें कहते हैं, अचर राशि किन्हें कहते हैं। यदि दोस्तों आप गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इन दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। यदि ये दो बातें आपको नहीं पता हैं तो दोस्तों आप गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हल नहीं कर सकते। तो दोस्तों पहले हम चर राशि के ऊपर बात कर लेते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपने ABCD तो पढ़ी होंगी छोटी क्लास में। तो A से लेकर Z तक जितनी भी ABCD हैं, ABCDE, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों, Z तक जितनी भी ABCD हैं, A से लेकर Z तक, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, ये सारी की सारी राशियाँ चर राशियाँ हैं। ये क्या है दोस्तों, सारी की सारी राशियाँ चर राशियाँ। और यदि दोस्तों ये ABCD नंबर्स के साथ भी हों तब भी दोस्तों, नंबर्स का मतलब है संख्या, यदि ये ABCD संख्याओं के साथ भी है तब भी वह राशि चर राशि कहलाएगी। जैसा एग्जांपल के लिए 2A। दोस्तों 2A क्या है, हमारी चर राशि है। 2B भी हमारी चर राशि है। 4D हमारी चर राशि है। यदि आपसे कहा जाए कि 5Y क्या है तो दोस्तों 5Y भी हमारी चर राशि है। आपसे कहा जाए 6Z बताइए क्या है तो 6Z भी हमारी चर राशि है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि A से लेकर Z तक, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सारी की सारी ABCD, यदि वह ABCD किसी नंबर के साथ है तब भी वह हमारी चर राशि कहलाएंगी। ठीक है ना, सारी की सारी ABCD चर राशि हैं और उन ABCD का यूज जहाँ भी होगा वो भी हमारी क्या कहलाएंगी, चर राशि ही कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों, चर राशि कहलाएंगी। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि चर राशि किन्हें कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अचर राशि पर कि अचर राशि किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 अनंत। तो दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी अचर राशि हैं। वह हमारी क्या है दोस्तों, अचर राशि हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक के जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्या है, वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारी की सारी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, अचर राशि है। यदि आपसे कहा जाए कि 4x बताइए क्या है तो 4x हमारी चर राशि है। और यदि आपसे 4 पूछा जाए कि 4 कौन सी राशि है तो अचर राशि है।
4 अचर राशि है और 4x हमारी चर राशि है। 4 अचर राशि है, 4x चर राशि है। यदि आपसे पूछा जाए फिर 5x बताओ, ये 5x क्या है, तो 5x हमारी चर राशि है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 5 क्या है, तो 5 एक चर राशि अचर राशि है। 5 क्या है, एक अचर राशि है। 5x एक चर राशि है और 5 क्या है, अचर राशि है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे ये पूछा जाए भी 6y बताइए क्या, तो 6y चर राशि है और 6 क्या है, अचर राशि है। 6 क्या है दोस्तों, अचर राशि है। तो दोस्तों आपको चर राशि और अचर राशि के बारे में पता चल गया होगा कि चर राशि किन्हें कहते हैं, अचर राशि किन्हें कहते हैं। यदि दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है ना, तो दोस्तों आप गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन है उन्हें हल करना सीख चुके हैं। बस आपको इतने ही बातों का पता होना चाहिए। बस दोस्तों आपको गुणनखंड विधि में एक बात का ध्यान होना चाहिए। यदि आपसे मैं कहूँ कि भी किसी भी संख्या को गुणनखंड कीजिए तो कैसे करेंगे, दोस्तों आपको गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। यदि मैं कहूँ कि आप 50 के गुणनखंड कीजिए, 50 के क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो 50 के गुणनखंड कैसे करेंगे आप दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्याओं को छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ना। गुणनखंड का मतलब ये होता है किसी भी संख्या को छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ना। जैसा मैं कहूँ जी 50 का गुणनखंड कीजिए, तो कैसे आप 50 का गुणनखंड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 गुणा 50, ये मेरे एक गुणनखंड हो सकता है। मैं 50 एकम 50, तो 50 में मेरा एक गुणनखंड हो सकता है। भाई दोस्तों 50 एकम 50, तो 1 और गुणा 50 मेरा गुणनखंड हो सकता है ना 50 का। भाई 50 का गुणनखंड मेरा 1 गुणा 50 भी तो हो सकता है। अब मैं 2 गुणा 25 भी तो कर सकता हूँ दोस्तों, 25 दूनी 50, तो इसका मतलब 50 के गुणनखंड 2 गुणा 25 भी हो सकते हैं। भाई 50 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 25 भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। मैं कहने लगूँ दोस्तों 25 गुणा 2, तो ये भी दोस्तों मेरे क्या है, 50 के गुणनखंड है। 50 का क्या है, गुणनखंड है। 25 गुणा 2, 25 दूनी 50। दोस्तों आप ये भी तो कह सकते हैं भी कि 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये भी तो दोस्तों मेरे क्या है, 50 के गुणनखंड है। 5 25, 25 दूनी 50, 50 एकम 50, तो ये भी तो क्या है, 50 का गुणनखंड है। दोस्तों मैं कहूँ आपसे 2 गुणा 5 गुणा 5, तो दोस्तों 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 का ये भी तो गुणनखंड है। 2 गुणा 5 गुणा 5, तो दोस्तों गुणनखंड का मतलब यही होता है कि किसी भी संख्याओं को छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ना। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे 50 के गुणनखंड है। ये क्या है, 50 के गुणनखंड। आपसे कहा जाए कि 20 के गुणनखंड कीजिए, 20 के क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो मैं 20 को किन किन फैक्टरों में तोड़ सकता हूँ। गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों फैक्टर, तो मैं 20 के कैसे कैसे फैक्टर कर सकता हूँ, तो दोस्तों मैं 1 गुणा 20 कर सकता हूँ। भाई 20 एकम 20, मैं 2 गुणा 10 कर सकता हूँ। भाई 10 दूनी 20, भाई मैं 10 गुणा 2 करके भी तो 20 ला सकता हूँ। मैं 1 गुणा 20 करके भी तो 20 ला सकता हूँ। गुणनखंड का मतलब ये है किसी भी नंबर्स को छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ना और उन संख्याओं के गुणा का योग वही नंबर आए। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं 20 को 20 गुणा 1 में भी तोड़ सकता हूँ। 20 एकम 20, मैं 20 को 2 गुणा 10 में तोड़ सकता हूँ। 10 दूनी 20, मैं 20 को 4 गुणा 5 में भी तोड़ सकता हूँ दोस्तों। 4 पंजे 20, और मैं 20 को 5 गुणा 4 में भी तोड़ सकता हूँ। 4 पंजे 20, मैं 20 को दोस्तों 20 गुणा 1 में भी तोड़ सकता हूँ। 20 एकम 20, मैं 20 को 10 गुणा 2 में भी तोड़ सकता हूँ। 10 दूनी 20, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे 20 के दोस्तों गुणनखंड हैं। ये 20 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया गुणनखंड किन्हें कहते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड का मतलब है कि किसी भी जो भी हमारे पास नंबर्स है उसे छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ना। ठीक है ना, वो गुणनखंड है। फैक्टर करना, किसी भी संख्या के फैक्टर करना। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया गुणनखंड क्या है। बस दोस्तों यदि आपके 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए ना, तो दोस्तों आपने गुणनखंड विधि के जो क्वेश्चन है उन्हें हल करना सीख गए। बस आपको ये 2 ही बातें जानना बहुत जरूरी था। अब मैं दोस्तों देखिए गुणनखंड विधि का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है x की घात 2 प्लस का 7x प्लस का 10। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा गुणनखंड विधि का पहला क्वेश्चन है, x की घात 2 प्लस के 7x प्लस के 10। अब दोस्तों मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि इसमें चर राशि क्या है, चर राशि क्या है, तो आप बताएंगे कि कौन सी चर राशि है, कौन सी चर राशि है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर x की घात 2 हमारी चर राशि है, 7x हमारी चर राशि है और 10 हमारी अचर राशि है। तो सर हमें अच्छे से पता है कि चर राशि कौन सी, अचर राशि कौन सी है। x की घात 2 हमारी चर राशि है, 7x हमारी चर राशि है और 10 हमारी अचर राशि है। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में
जो हमारी अचर राशि होगी, जो हमारी क्या होगी, अचर राशि होगी। अचर राशि क्या है, 10। उस अचर राशि के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। उस अचर राशि के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने। फैक्टर का मतलब है हिंदी में गुणनखंड। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 10 क्या है मेरे, अचर राशि है, तो 10 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड का मतलब दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि 10 को ऐसे नंबरों में तोड़ना, ऐसे नंबरों में तोड़ना, या कह सकते हैं ऐसी संख्या में तोड़ना छोटी छोटी में, जिनका गुणा करने पर उनका योग क्या है, 10 आए। जैसे मैं 10 को किस में तोड़ सकता हूँ, 1 गुणा 10 में तोड़ सकता हूँ। भाई 10 एकम 10 तोड़ सकता हूँ ना, 10 तोड़ सकता हूँ मैं। 10 गुणा 1 भी कर सकता हूँ दोस्तों, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों 5 गुणा 2 भी कर सकता हूँ। 5 दूनी 10, तो मैं 10 को 5 गुणा 2 में भी तोड़ सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप गुणनखंड विधि के क्वेश्चनों को हल करें तो उसमें जो हमारी अचर राशि जैसे 10 है, तो 10 के मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, तो गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है कि जो भी अचर राशि का आप गुणनखंड करोगे वो आपको 2 ही नंबरों में करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं 10 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 5 भी तो कर सकता हूँ। 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, तब भी तो मेरा 10 आ रहा है। परंतु दोस्तों गुणनखंड विधि में आप इन 3 नंबरों का यूज नहीं कर सकते, आपको केवल 2 ही नंबरों का यूज करना है। ठीक है ना, 2 ही नंबरों का प्रयोग करना है। और 2 ही नंबर ऐसे लेने हैं कि उन्हें गुणा करने पर वही स्वयं संख्या आए। जैसे मैं 10 के गुणनखंड कर रहा हूँ, तो मैं 10 को 5 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ, 5 दूनी 10। 1 गुणा 10 में तोड़ सकता हूँ, 10 एकम 10। तो दोस्तों आपको 2 ही नंबर लेने हैं, आप 3 नंबर नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो आपको 2 ही नंबरों का प्रयोग करना है। तो मैं 10 को किस में तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 10 में, 10 गुणा 1 में, 5 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ 10 को। ठीक है दोस्तों, और किस में तोड़ सकता हूँ भाई, मैं 2 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों यही गुणनखंड बनेंगे 10 के। कितने बनेंगे, यही बनेंगे, 1 2 3 4, 4 ही गुणनखंड बनेंगे। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप जब भी गुणनखंड करें तो पहली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी संख्या छोटी होनी चाहिए। जब भी आप गुणनखंड विधि के क्वेश्चनों को हल करें तो पहली संख्या ज़्यादा हो, दूसरी संख्या बड़ी, पहली संख्या ज़्यादा हो मतलब बड़ी हो, और दूसरी संख्या क्या हो, छोटी हो। तो इनमें 2 ही नंबर ऐसे हैं जिसकी पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है। एक तो ये वाली संख्या बड़ी है पहली, और एक ये बड़ी है। इसमें ये पहली वाली छोटी है, दूसरी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। इसमें देखिए 2 गुणा 5 है, तो 2 छोटी है 5 से, तो पहली छोटी है दूसरी बड़ी है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली लेंगे, पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो मैं 10 गुणा 1 ले लूँगा और 5 गुणा 2। तो ये 2 फैक्टर काम कर सकते हैं मेरे गुणनखंड विधि में। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए 10 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। 10 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस से आगे क्या लिखा है, 7x। तो दोस्तों इस 7x में केवल आप 7 को समझिए। 7x में किसको समझिए, 7 को। हमें दोस्तों क्या करने हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए। 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए। तो मेरे पास 2 गुणनखंड है, एक तो 10 गुणा 1 है। तो दोस्तों 10 गुणा 1 करूँगा तो मेरा 10 तो आ जाएगा, पर मैं 10 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, 11 आएगा। तो इसका मतलब 10 गुणा 1 मेरा गुणनखंड नहीं हो सकता, इसमें नहीं लगेगा। 10 गुणा 1 गुणनखंड तो हो सकता है 10 का, परंतु ये इस गुणनखंड विधि में यूज नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या है 10 का गुणनखंड, तो दूसरा 10 का गुणनखंड है 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 दोस्तों मेरा 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणा 2, और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और इसमें पहली जो संख्या 5 है बड़ी है किससे, 2 से, दूसरी संख्या 2 है, पहली संख्या 5 है, तो 5 बड़ी है 2 से, तो पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, दूसरी संख्या छोटी। तो इसका मतलब मेरा ये 5 गुणा 2 वाला इस गुणनखंड विधि में इस 10 के फैक्टर में यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि 10 के गुणनखंड तो कई हो सकते हैं, परंतु 10 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए, 5 दूनी 10, और जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, 5 2 7। तो ये हमारा ये वाला 5 गुणा 2 वाला ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, x की घात 2 लिखना है, प्लस इस 7 के स्थान पर क्या लिखना, 5 प्लस के 2 लिखना। इस 7 के स्थान पर क्या लिखना, 5 प्लस 2 लिखना है। आपके 10 के जो गुणनखंड है ना 5 गुणा 2, उन 5 गुणा 2 को 5 प्लस 2 लिख दीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो x है ना, इस x की इस ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। इस x की 5 प्लस के 2 में गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, प्लस 10। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। अब दोस्तों आपको क्या करना, आगे लिखना x की घात 2
अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस x की गुणा 5 प्लस के 2 में करनी है। किस में करनी है? ब्रैकेट के 5 प्लस के 2 में। इस x की गुणा किस में करनी है दोस्तों? आपको 5 प्लस के 2 में। तो मैं x की गुणा पहले 5 में करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 5x। ठीक है दोस्तों, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। अब मैं इस x की गुणा 2 में करूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? मैंने x की गुणा 5 प्लस के 2 में कर दी है। अब दोस्तों आपको क्या करना, आगे प्लस है, प्लस लिखिए, आगे क्या है 10 है तो 10 लिखिए। अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ आपको 2 पद बनाने हैं। कितने पद बनाने? 2 पद। एक तो x की घात 2 प्लस के 5x, ये हमारा पहला पद हो गया, ठीक है ना। और 2x प्लस का 10 ये हमारा दूसरा पद हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, x की घात 2 प्लस के 5x में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है? तो दोस्तों देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है x। भाई x की घात 2 प्लस के 5x में क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है। अब दोस्तों आप कह रहे हैं ये कॉमन क्या है, मुझे ये तो कॉमन लेना नहीं आता, बहुत से बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कॉमन लेना ही सिखाता हूँ। पहले मैं आपको कॉमन लेना सिखाता हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है किसी भी संख्या का। दोस्तों आपसे कहा जाए कि भाई 4 प्लस के 6 में कॉमन लीजिए, 4 प्लस के 6 में कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो मैं देखिए कॉमन लेने के लिए पहले मैं बेसिक बातें समझूंगा। मैं 4 के और 3 के फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, छोटी छोटी संख्या में तोड़ लूंगा। तो मैं 4 को किस में तोड़ सकता हूँ? मैं 2 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ ना भाई, 2 दूनी 4 प्लस के। मैं 6 को किस में तोड़ सकता हूँ? मैं 3 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ ना दोस्तों, तोड़ सकता हूँ ना, तोड़ सकता हूँ भाई। मैं 6 को 3 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ भाई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब भी तो ये 4 ही है, अब भी ये भी 6 है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। अब इसमें से क्या करना है, इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन आ रही है? देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 बेर 2 आ रहा है, इसमें 1 बेर 2 आ रहा है, 1 बेर 3 आ रहा है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो 2 इसमें भी आ रहा, 2 इसमें भी आ रहा, तो 2 बेर इन 2 का यूज हो रहा था। हम क्या करेंगे, इसी 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला 2 निकाल लिया, ये वाला 2 निकाल लिया। तो मैंने जब ये 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो 2 बचा, गुणा ये वाला 2 बाहर ले गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस का, यहाँ से क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया, तो 3 तो लिया ही ना, तो 3 गुणा 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1। यहाँ तक समझ में आया? अब 2 यहाँ आ गया, 2 की गुणा 1 में करूँगा 2 प्लस का, 3 गुणा 1 में करूँगा 3। तो दोस्तों 4 प्लस के 6 में क्या कॉमन था? हमारा 2 कॉमन था। तो कॉमन ऐसे लेते हैं, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में पाई जाती हो, ऐसी संख्या को कॉमन कहा जाता है। ऐसी संख्या को बाहर निकालना जो दोनों नंबर्स में पाई जाती है उसे कॉमन कहते हैं, ठीक है। बेसिक बात में ये कोई परिभाषा नहीं है कॉमन की, मैंने एक आपको बताने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इसमें x कॉमन है। अब आप कहेंगे जी x की घात 2 क्यों कॉमन नहीं है? भाई x की घात 2 का मतलब ये है 2x, x की घात 2 का मतलब ये है कि 2x, ठीक है ना। x की घात 2 का मतलब है 2x, और यहाँ कितना 5x के पास कितना x है? एक ही x है। तो यहाँ तो 2x है, यहाँ x है, तो यहाँ तो 2x तो कॉमन नहीं ले सकते, एक ही x ले सकते हैं, जो कम पद है उसे ही तो ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, x की घात 2 प्लस के 5x में x कॉमन लूँगा बस, ठीक है ना। जब मैं इस x की घात 2 में से एक x ले लूँगा, भाई x की घात 2 का मतलब मैंने बताया 2x, एक x बाहर ले लिया तो कितना x बचे? एक x बचा, प्लस जब 5x में से x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो निखालस 5 ही बचेगा, प्लस। अब दोस्तों हमारे पास 2x प्लस का 10 है। अब 2x प्लस के 10 में से क्या चीज़ कॉमन लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों कुछ मत कीजिए, ये जो 10 है ना, ये 10, इस 10 को आप किस में तोड़ सकते हो? भाई 5 गुणा 2 में तोड़ सकते हो। किस में तोड़ सकते हो? 5 गुणा 2 में तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो ना, तोड़ सकते हो। अब 5 गुणा 2 में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इसमें भी 2 आ रही है और 2x में भी 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। भाई 10 के टुकड़े करूँगा तो 5 गुणा 2 हो जाएगा, और 5 गुणा 2 में क्या चीज़ आ रही है? 2 आ रही है, और इस 2x में भी 2 आ रही है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो 2x में से 2 बाहर ले लिया तो क्या आ गया? बचा अंदर x बचा, प्लस जब 10 में से 2 बाहर ले लिया तो बचा क्या अंदर? 5 बचा। भाई 2 की गुणा x में करूँगा 2x हो जाएगा, 2 की गुणा 5 में करूँगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों मेरे 2 पद बन गए, एक तो x प्लस का 5 बना है, देखिए x प्लस का 5 ये भी है, x प्लस का 5 ये भी है, तो एक पद बन गया दोस्तों मेरा x प्लस का 5, ठीक है। और दूसरा पद क्या बना मेरा? एक तो x बना है प्लस 2 बना है, एक तो बना x प्लस के 5, दूसरा बना x प्लस के 2, x प्लस के 5 और x प्लस के 2।
तो दोस्तों ये है हमारे गुणनखंड विधि के क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों आपको गुणनखंड विधि के क्वेश्चनों को हल करना है। तो दोस्तों ये हमारी गुणनखंड विधि की पहली क्लास थी। इसकी और भी क्लास की वीडियो बनेंगी, मतलब गुणनखंड विधि की और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें मैं इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें मेरा मकसद केवल इतना था कि जो गुणनखंड विधि की जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, और वो मेरा मानना है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी अब भी कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तुम्हें, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।